आई एम श्योर आपने कभी ना कभी तो जरूर सोचा होगा कि आखिर चीन इतनी सस्ती चीजें कैसे बनाता है। इस वीडियो में हम आपको 15 रियल कारण बताएंगे जिनकी वजह से चीन इतनी कम कीमतों पर सामान बनाने और उन्हें बेचने के बावजूद भी मुनाफा कमाता है। तो देखते रहिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहला कारण है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। फोर्ब्स पत्रिका में अपने 2018 के लेख में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर विली शी, जो कि प्रोड्यूसिंग प्रॉस्पेरिटी व्हाई अमेरिका नीड्स अ मैन्युफैक्चरिंग रेनेसां पुस्तक के सह लेखक भी हैं, कहते हैं कि करके सीखने यानी लर्निंग बाय डूइंग के जबरदस्त लाभ है। सामान की हाई डिमांड चीनी निर्माताओं को अधिक से अधिक सीखने का अवसर प्रदान करती है। इस वजह से अब उन्होंने अपने प्रोसेसेस में इतनी तेजी से और इतने ज्यादा सुधार कर लिए हैं कि वे अब सबसे कम लागत में उत्पादन करने में सक्षम हैं। दूसरा कारण शिपिंग लागत में अच्छी खासी बचत है। संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जिसका नाम है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी कि यूपीयू। यह एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग दरों को तय करती है। इन दरों को इंटरनेशनल टर्मिनल ड्यूज के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा करते हुए यह एजेंसी अपने सदस्य देशों को दो समूहों में विभाजित करती है। पहला टारगेट कंट्रीज जैसे कि यूएसए और यूरोपियन संघ। दूसरा वर्ग है ट्रांजिशन कंट्रीज जिसमें आते हैं चीन। पहले समूह के देश अधिक दरों का भुगतान करते हैं और दूसरे समूह के देश जैसे चीन कम दरों का भुगतान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका के एक राज्य से दूसरे राज्य में लगभग 2 किलोग्राम का पैकेट भेजने में तकरीबन $20 तक का खर्चा आता है, और यदि यही पैकेट हम चाइना से कैलिफोर्निया या किसी स्टेट में भेजें अमेरिका के, तो लगभग $5 का खर्च आता है। तीसरा कारण है ट्रेड फाइनेंस प्रैक्टिसेस ऑफ चाइना। चीनी बैंक दूसरे देशों के खरीदारों को चीनी कंपनियों से माल खरीदने के लिए अनुकूल भुगतान शर्तें देकर प्रोत्साहित करते हैं। जैसे कि खरीदार कंपनी चीनी विक्रेता को कम राशि का भुगतान करती है और शेष भुगतान चीनी बैंकों द्वारा चीनी विक्रेता को कर दिया जाता है, और खरीदार कंपनी बाद में चीनी बैंकों को सीधा भुगतान कर देती है। इस तरह खरीदार द्वारा देर से भुगतान करने की लागत और भुगतान ना करने का रिस्क चीनी बैंकों द्वारा वहन किया जाता है, न कि चीनी विक्रेता द्वारा। यह चीनी निर्माताओं को सब्सिडी देने का एक अप्रत्यक्ष तरीका है, क्योंकि इस विधि से चीनी व्यापारी ट्रेड फाइनेंस कॉस्ट या अपने ग्राहक के डिफॉल्ट रिस्क से बच जाता है। इस नीति के निश्चित रूप से साइड इफेक्ट्स भी हैं, जो कि चीनी बैंकों के विशाल नॉन परफॉर्मिंग लोन यानी एनपीएल के रूप में हमें दिखाई देता है। चौथा कारण यह है कि चीन पिछले कई वर्षों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई प्राप्त करने वाले टॉप देशों में शामिल है। उदाहरण के लिए 2019 में चीन को लगभग $140 बिलियन का एफडीआई प्राप्त हुआ। दूसरी ओर भारत को केवल $49 बिलियन का एफडीआई प्राप्त हुआ। एफडीआई कई प्रकार से फायदा देता है। उदाहरण के लिए यह मैनेजमेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस और कौशल को अपने साथ लाता है, क्योंकि एफडीआई द्वारा फंडेड कंपनियां दुनिया के बेहतरीन प्रतिभा वाले मैनेजरों द्वारा चलाई जाती हैं। एफडीआई के कारण वर्कफोर्स की मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन स्किल्स में भी वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए चीन का कपड़ा उद्योग। चीन हाल के वर्षों में नए करघे और उपकरण दोनों का सबसे बड़ा खरीदार रहा है। यह खरीद का अधिकांश भुगतान एफडीआई द्वारा किया गया था। परिणाम स्वरूप चीनी कपड़ा श्रमिकों ने अमेरिका के कपड़ा श्रमिकों जितनी उत्पादकता दर यानी प्रोडक्टिविटी प्राप्त कर ली है, और इसीलिए चीनी निर्माता अब कम कीमतों पर उत्पादन करने में सक्षम है। चीन द्वारा सस्ते निर्यात का पांचवा कारण डंपिंग रणनीति है। डंपिंग का लक्ष्य बाजार में हिस्सेदारी पर कब्जा करना या किसी दिए गए उत्पाद या कमोडिटी के कंपटीशन को समाप्त करना होता है। ऐसे करने के लिए एक देश अपना सामान अन्य कंपनियों की तुलना में लगातार कम कीमत पर बेचता है। 2020 जून में चीन विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ में यूरोपियन यूनियन से एक महत्वपूर्ण विवाद हार गया। परिणाम स्वरूप डब्ल्यूटीओ में चीन की स्थिति एक नॉन मार्केट इकोनॉमी की बनी रहेगी,
जिसके चलते अन्य देशों के लिए चीनी वस्तुओं पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाना आसान हो जाएगा। छठा कारण है चीन में सभी श्रमिक ऑल चाइना फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस ACFTU के सदस्य हैं। यह यूनियन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी CCP द्वारा नियंत्रित है। चूंकि ACFTU का चीन में ट्रेड यूनियंस पर एकाधिकार है, इसलिए यह वेतन वृद्धि और वर्कर प्रोटेस्ट को पूरी तरह से नियंत्रित कर लेती है। इस कारण से चीन में उद्योगों को मजदूर की तरफ से कोई चिंता नहीं होती है और एक चिंता मुक्त औद्योगिक वातावरण बनता है। सातवां कारण है कि चीन में मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक अच्छा इकोसिस्टम है। यह इकोसिस्टम इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देता है। इकोसिस्टम से हमारा मतलब है कारखानों में स्थापित करने के लिए आवश्यक सभी सामग्री जैसे भूमि, मजदूर, अच्छी सरकारी नीति, बुनियादी ढांचा, सहयोग करने वाले कारखाने, सप्लायर्स और सप्लायर्स के भी सप्लायर, तकनीकी जानकारी आदि उपस्थित हो। चीन में कई उप औद्योगिक नेटवर्क क्लस्टर विकसित किए गए हैं। ये क्लस्टर एक इंडस्ट्री की सप्लाई चेन के सभी या अधिकांश प्रमुख उद्योगों को एक दूसरे के निकट स्थापित करते हैं। उदाहरण के लिए चीनी शहर फोशान और शुंडे वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन और रेफ्रिजरेटर जैसे उपकरणों के प्रमुख केंद्र हैं। आठवीं वजह चीनी सरकार की नीतियां हैं। उदाहरण के लिए चीन कई देशों में से एक देश है जो मूल्य वर्धित कर यानी वैल्यू एडिड टैक्स वैट का अनुसरण करते हैं। वैट केवल वैल्यू एडिशन पर ही लगाया जाता है और यही नहीं, चीनी सरकार चीन की कंपनियों द्वारा एक्सपोर्ट किए गए सामान पर लगा वैट टैक्स भी उन्हें वापस कर देती है। व्यवहारिक रूप से इसका मतलब है चीनी निर्माताओं द्वारा एक्सपोर्ट किए गए माल पर बहुत कम या कोई भी टैक्स नहीं लगता है। इसी तरह चाइना में उद्योगपति सब्सिडी वाले किराए या सस्ती या मुफ्त भूमि पाकर भी लाभान्वित होते हैं। नौवां कारण है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अर्थशास्त्र में इकोनॉमी ऑफ स्केल तब होती है जब निर्माता बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है और इस वजह से उसकी प्रति इकाई ओवरऑल कॉस्ट कम होती है। चीनी निर्माता बहुत बड़ी मात्रा में अपने माल का उत्पादन करते हैं। परिणाम स्वरूप उनकी फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा उत्पादित इकाइयों में फैली होती है और इस प्रकार उत्पादन की औसत लागत कम आती है। 10वां कारण चीनी निर्माताओं की बेहतर मोल भाव शक्ति यानी बार्गेनिंग पावर है। चीनी निर्माता बड़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं और उन्हें बड़ी मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता होती है। बड़ी मात्रा की वजह से वे अपने सप्लायर से कच्चा माल भी कम कीमतों पर खरीद पाते हैं। 11वें कारण के लिए इस पर विचार करें कि जब चीनी निर्माता इतनी बड़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं तो वे इस सभी सामान को कहां बेचते हैं? इसका उत्तर है अलीबाबा, जो कि एक चीनी ई-कॉमर्स दिग्गज है। अलीबाबा की वजह से चीन के सभी छोटे बड़े निर्माता अपना सामान दुनिया में हर कोने में बेच पाते हैं। 12वां कारण है स्किल्ड लेबर की कम लागत। प्रत्यक्ष लेबर कॉस्ट में वेतन, बोनस और ओवरटाइम आदि शामिल है। अप्रत्यक्ष लेबर कॉस्ट यानी कि इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आते हैं ओवरहेड्स जैसे कि श्रमिक वर्दी, एयर कंडीशनिंग, स्वास्थ्य और सुरक्षा की लागत इत्यादि। चीन में स्किल्ड लेबर की कुल लागत, जो कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत का जोड़ है, अभी भी अन्य देशों की तुलना में कम है। इसीलिए चीन कम लागत पर भी माल का उत्पादन करने में सक्षम है। 13वां कारण पर्यावरण कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकारों यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में चीन का पुअर एनफोर्समेंट रिकॉर्ड है। 14वां कारण है चीन में बेहतर बुनियादी ढांचा। कई विकासशील देशों में उद्योगों को पूरे दिन बिजली और पानी भी नहीं मिलता है। दूसरी ओर चीन में बहुत अच्छी सड़कें, रेल मार्ग हैं जो परिवहन का समय और लागत बहुत कम करती हैं। चीन में दुनिया के बाकी हिस्सों से भी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, जो कि दुनिया भर में चीन का सामान सुचारू रूप से लाने ले जाने में मदद करता है। 15वां कारण है करेंसी मैनिपुलेशन। चीन अपनी मुद्रा की कीमत डिमांड और सप्लाई द्वारा निर्धारित नहीं करता है। असल में चीन का सेंट्रल बैंक चीनी मुद्रा की कीमत कम रखता है ताकि इसका निर्यात सस्ता रहे। अगस्त 2019 में चीनी मुद्रा में ऐतिहासिक गिरावट आई थी और इसके चलते अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर करेंसी मैनिपुलेशन का आरोप लगाया था।